साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस जीके जीएस की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके हम आए हुए हैं और इसको आप जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आपकी किस्मत में यहाँ से 10 प्रश्न फंस जाए, जो कि काफी एनालिसिस के बाद ये प्रश्न बनाए गए हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार एसएससी और इसके बाद बिहार एईडीओ और बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक भर्ती के लिए खास मद्देनजर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड और लेखपाल के लिए, इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी के लिए, सभी के लिए, केवीएस फाइनल और ईएमआरएस सेकेंड स्टेज सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं, देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिया है इसमें निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रेलवे और आपके एसएससी के लिए भी काम करेगा, काम नहीं करेगा टू दी फैक्ट बात करेगा, टू दी फैक्ट एग्जाम में आपको मिलेगा। तो चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बाघ गुफा उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भित्ति चित्रकला का मतलब ये होता है भैया कि गुफा के अंदर चित्रकारी हो, दीवालों पर चित्रकारी हो। ठीक है, अब बात आती है कि ये किसमें होगा ऐसा। तो लेपाक्षी मंदिर भैया ये आपका कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेपाक्षी मंदिर आपका कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप ये आपका भोपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, तो भोपाल में पड़ता है। ठीक है, लेपाक्षी अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में आपका लेपाक्षी गांव है और मंदिर भी है। ठीक है, इसके साथ साथ अब बात करते भैया हम लोग अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। ठीक है, तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की जो गुफा है यह आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में भैया कहाँ है, तो अजंता की जो गुफा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। अब बाघ की गुफा, तो ये आपकी बाघ की गुफा है। तो ये जो पूछ रहा है कि भित्ति चित्रकला किन किन गुफाओं में, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सांची का स्तूप, इसका संबंध किससे है, तो गौतम बुद्ध से है। किससे भैया, तो गौतम बुद्ध से है। ठीक है, इनकी स्मृति शेष में यह सांची की स्तूप है। एलोरा की गुफाओं में किसकी चित्रकारी है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का चित्रकारी है, कहाँ भैया, एलोरा की। और अजंता की गुफाओं में ही गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक कथाओं की चित्रकारी किया गया। जातक कथाएं क्या है भैया, तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना का उल्लेख करती है और जातक कथा में गौतम बुद्ध को राम बताया गया है। ठीक, और यहाँ तक इतिहासकारों ने बताया है कि गौतम बुद्ध विष्णु जी के 10वां अवतार थे। ठीक है, तो अब जो भी हो इतिहासकारों के अकॉर्डिंग है ये। अब बात करते भैया लेपाक्षी मंदिर, तो आप जान गए अजंता की। अब यहाँ पे करा की भित्ति, तो ये ध्यान रखिएगा यह स्तूप है, यह गुफा नहीं है, यह स्तूप है, यह गुफा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकारी है दीवालों पर, अजंता की गुफा में भी भित्ति चित्रकारी है और बाघ की गुफा में भी भित्ति चित्रकारी है और एलोरा की गुफा में ऑलरेडी हमने बताया है आपको। तो आपको दिख गया होगा कि उत्तर आपका कहाँ मिल रहा है, तो 1, 3, 4 और 5, दूसरा नहीं है, अर्थात आपका बी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है और यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके कंपटीशन में सीधे फाइट करेगी। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। करा कि आर्य मंजू श्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, महायान, हीनयान, चेरवाद और यहाँ पे वज्रयान। ठीक है, बताइए, चलिए भैया बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए भैया बताइए, चलिए इस पे फोकस करते हुए हम लोग जो बात किया है कि आर्य मंजू श्री मूल कल्प। ठीक है,
ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म या बुद्ध के विचारक, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक महायान में बढ़ता है और एक हीनयान में बढ़ता है। एक हीनयान में बढ़ता है। किस में बढ़ता है भैया? तो एक महायान में और एक हीनयान में बढ़ता है। और ये ध्यान रखिएगा, जो आर्य मंजूर श्रीमूलकल्प किससे संबंधित है? तो महायान से। किससे संबंधित है? तो महायान से है। चलिए, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। करा कि शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? चलिए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है भैया, बहुत शानदार प्रश्न। चलिए भैया जान लीजिए, देखिए यहां पर कहता कि शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के प्रचलित किए। अब हम बात करते भैया शकों के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, शकों के शासक ने किसका प्रारंभ किया था? तो शक संवत का प्रारंभ किया था। शक संवत का किस ईस्वी में? तो 78 ईस्वी में। और इनके ऊपर विजय प्राप्त किसने किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। और इसने किसका सिक्का चलाया था? तो चांदी का। लेकिन अगर यहीं पे बात पूछ देता है भैया कि शकों ने किसका सिक्का चलाया था, तो अगर शक की बात किया जाए, शक वंश ने किसका सिक्का चलाया? तो शकों ने चांदी का भी चलाया था, चांदी का भी और तांबा का भी चलाया था। किसका चलाया था? तांबा का। ध्यान रखिएगा, शक वंश में सिक्के किसके चलाए गए थे? तो चांदी और तांबा के। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन पर विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा सिक्का चलाया था? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करा कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही नहीं की बात किया है ऑप्शन में, प्रश्न में आपके सही नहीं की बात किया है भैया। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शनों को पढ़ते हैं। करा सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल 1, 2, 3, बी ऑप्शन केवल 3, 4, सी ऑप्शन केवल 2 और डी ऑप्शन केवल 4। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ध्यान रखिएगा भैया, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोदी दिल्ली से, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सही नहीं है ना, यहाँ पे क्या दिया है? सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, यह गलत है, यही सही नहीं है भैया। जबकि ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी, यह सही है। करा सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे, यह भी सही है। करा उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, बिल्कुल यह भी सही है। और दोस्तों इसी के लगाए हुए आज भी लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने का प्रतिबंध है, ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये उसी के शासनकाल से ये चलता आ रहा है। फिलहाल हमारा जो उत्तर है 2 इसमें आपका गलत है। ठीक है, नहीं की बात किया तो यहाँ पे 2 गलत है और इसमें केवल क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? चलिए भैया बताइए। चलिए भैया ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता था मंडल। मंडल। इसकी जो विजयनगर साम्राज्य के जो वास्तव में ये कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, हरिहर था एक इसका प्रसिद्ध शासक, और एक था आपका बुक्का। कौन था भैया? तो एक अब था आपका बुक्का। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका यह भारत का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के क्षेत्र का, इधर इनका ज्यादा साम्राज्य था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मंडल इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते भैया। करा दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण मेमोरी लिखे थे, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है भैया, ये ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, बताइए। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने संस्मरण लिखा था वह कौन था भैया? तो फिरोज शाह तुगलक था। किसने, कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। और ये ध्यान रखिएगा कि इसने जौनपुर में अटाला मस्जिद भी बनाया है। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में आता भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? चलिए भैया, करा कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? गौड़, जूनागढ़, देवगिरी, मगध। बताइए। चलिए बहुत शानदार सेशन, ध्यान रखिएगा, वह गौड़ 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 साम्राज्य का शासक था। किसका भैया था? तो गौड़ साम्राज्य का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? बहुत शानदार प्रश्न है, और यह प्रश्न आपके बिहार में कई बार आ चुका है। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त। बहुत शानदार प्रश्न है भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, किसने? तो चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए भैया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको बीपीएससी में अगर बैठने जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपको अमूमन मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न, जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो बदल चुका है भैया, और ऐसे ही प्रश्न आपको आधुनिकता में कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। तो इन ऐसे प्रश्नों पे आपको जरूर तैयारी रखनी चाहिए, और ऐसे प्रश्नों की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। जिसमें कूट भाषा का प्रश्न दिया हो उसको अवश्य प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो दिया इसमें कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए बताइए भैया, इसका शानदार उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि ये एक गलत है। करा कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। ध्यान रखिएगा, सी का राइट आंसर हो जाएगा, सी 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुनिए, ये मतलब क्या है? गलत। करा कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यही क्या है? गलत है भैया, यही गलत है, मतलब यही सही इसको मानेंगे, इसके अनुसार यही उत्तर होगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। जबकि इस प्रश्न के अनुसार ये क्या है? अगर इसको नहीं को हटा दे तो सही क्या हो जाएगा? ये आपका कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। राइट है। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि जैसे गंगा
आपकी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो यहाँ पे बंगाल में आपका सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो गंगा नदी करती है। तो ये वाला सही है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है भैया कि नहीं है, क्या है, कथन सही नहीं है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, उत्तर दूसरा वाला हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि नील नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं बनाती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि घट गांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्त, कामिनी देवी, शांति घोष। शांति घोष होगा यहाँ पे, शांति घोष। चलिए भैया बताइए, इसका बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम था प्रीति लता वाडेदार। क्या नाम था? तो प्रीति लता वाडेदार था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते भैया। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहां था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा और बहुत ही शानदार प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी कंपटीशन में ये जरूर मिल जाएगा, किसी भी कंपटीशन में जरूर मिल जाएगा। तो दिया है यहाँ पे मुंबई, पंजाब, पूर्वी बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी। ध्यान रखिएगा ये उस टाइम प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी भैया, प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ये जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो बर्रा डकैती है ये कहां से संबंधित है? तो पूर्वी बंगाल से संबंधित है भैया, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिया है यहाँ पे कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो खासी और गारो है ना भैया, ये आपके भारत में कहाँ पड़ती है? तो गारो और खासी ये आपकी पहाड़ियां भी हैं, ध्यान रखिएगा। गारो और खासी यहाँ पे पहाड़ियां हैं। गारो और खासी क्या है? पहाड़ियां भी हैं। और गारो और खासी यहाँ पे जनजाति भी है। क्या है? जनजाति भी है। और ये भी ध्यान रखिए गारो और खासी क्या है? तो भाषा भी है। क्या है? तो भाषा भी। गारो और खासी जनजाति भी है। ठीक है, ये आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर का संयुक्त रूप से इधर पाई जाती है गारो खासी। जैंतिया पहाड़ी भी है। ठीक है, तो ये आपका मेघालय में पड़ता है गारो खासी जैंतिया पहाड़ी। और यहीं पे पास में मानसी राम ग्राम पड़ता है, जहाँ पे यही गारो खासी जैंतिया से टकराकर हवाएं और विश्व की सर्वाधिक वर्षा करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और गारो खासी वहाँ की लोकल जनजाति भी है, गारो खासी वहाँ की लोकल भाषा भी है। आते हैं हम लोग भैया प्रश्न पर। तो 1765 में क्या हुआ था? चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या हुआ था? तो ध्यान रखिएगा खासी क्या है? तो खासी सबसे पहले किस जनजाति संपर्क में आई? तो खासी जनजाति सबसे पहले संपर्क में आई और हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है। चलिए करा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड कार्न माइकल, सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, विलियम वेंटिंग। चलिए बताइए भैया, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो ये घटना थी युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिस वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में था। किसके समय में था भैया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? तो ये ध्यान रखिएगा, पहला इनका आंदोलन था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, और ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। इसके बाद इनका क्रम से जो भी आंदोलन है इन्होंने क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन। एक क्रम से नहीं भैया, एक क्रम से नहीं रहेगा, बता दे रहे हैं केवल। असहयोग आंदोलन इनका था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय
अवज्ञा आंदोलन था। इसके बाद दांडी यात्रा थी, इनकी दांडी यात्रा थी। तो इस तरह से इन्होंने इतने आंदोलन चलाए थे, ये क्रम से नहीं है, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, दांडी यात्रा, ये सब आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलिए, तो ये था तो महात्मा गांधी के आंदोलन से संबंधित। लेकिन इसका हम विस्तार से आपको एक क्लास लेंगे, महात्मा गांधी स्पेशल लेंगे भैया, ठीक है। महात्मा गांधी जब स्पेशल लेंगे तो हम आपको इसमें विस्तार से कौन सा आंदोलन कब हुआ इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इसका उत्तर क्या होगा तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। क्या हो जाएगा भैया? तो ब्रह्मदत्त हो जाएगा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। चलिए, कह रहा है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश, शक्ति कानून का उल्लंघन, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, वायसराय का विशेष अध्यादेश। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ध्यान रखिएगा कि उसे क्या कहा गया? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश कहा गया। क्या कहा गया? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश कहा गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे बहुत शानदार प्रैक्टिस और अभ्यास, और यहां से आपको प्रश्न जरूर फंसेंगे। करा 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न। करा के 21 अप्रैल 1992, 20 अक्टूबर 1993, 24 अप्रैल 1993, 20 अक्टूबर 1992। चलिए बताइए, बहुत शानदार ही प्रश्न आपका है। ध्यान रखिएगा भैया, 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था यह पूछ रहा है। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। कब हुआ है? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 4, 5। चलिए बताइए भैया, चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, कितनी समानता का उल्लेख किया गया है? चलिए भैया, जान लेते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। चलिए, इसका हम प्रस्तावना के बारे में अलग से आपको क्लास लेंगे, ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दिया है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह और 1 माह। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार करने हेतु 2 सप्ताह मिलता है। कितना मिलता है? तो केवल 2 सप्ताह मिलता है, ओनली 2 वीक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट, करा कि किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 क्यू, अनुच्छेद 243 आर। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है भैया, बहुत ही शानदार। तो ध्यान रखिएगा, यह किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दिया गया है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? करा यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। बताइए। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है भैया। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। ध्यान रखिएगा,
इस अधिकार को 1978 में बदल दिया गया था। कब बदला गया था? तो 1978 में बदला गया था भैया। 1978 में क्या कर दिया गया था? इसमें बदलाव भी किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1978 में क्या किया गया था? बदलाव किया गया था, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब बी होगा कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को क्या है? प्राप्त है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 की भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं की बात किया है, ठीक है। किसकी बात किया भैया? तो नहीं की बात किया है। और नहीं की जब बात करता है तो इस पर संभल के हमको बात करना चाहिए। करा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। करा विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना चाहिए, यह भी क्या है? सही है। करा विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार यहाँ पे होगा, अधिकार होना चाहिए, भी सही है। करा कि सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल गलत है भैया। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान सभी के लिए क्या है? बराबर है। संविधान सभी के लिए बराबर है। आप देखते होंगे अभी तत्काल परसों की घटना है मेरठ की, जिसमें एक महिला अपनी बिटिया को बचाने के लिए जाती है, कुछ गुंडों ने महिला को मार देता है, मतलब गुंडे महिला को मार देते हैं, उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ऐसे आम घटनाएं बहुत हैं जो कि निम्न वर्ग के लोग पीड़ित हैं, और बहुत सी ऐसी घटनाएं आम दिन आती हैं। कोई भी यहाँ पे मारपीट कर लेता है बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारा भारत का कानून बहुत लचीलापन है। लेकिन हमारे भारत का संविधान सबको बराबर जीने का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, किसी को गुंडई और ये सब करने का अधिकार नहीं दिया है। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता या दंगा किसी को करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार संविधान नहीं देता। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह गलत है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते भैया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कायांतरित सेल नहीं है। ध्यान रखिएगा, कायांतरित सेल की बात किया भैया, ठीक है। यहाँ पे सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो एक आपका होता है अग्नेय सेल होता है, एक आपका अग्नेय सेल होता है, एक आपका क्या होता है? अवसादी सेल होता है, अवसादी सेल होता है, और एक आपका क्या होता है? तो कायांतरित सेल होता है। कायांतरित या इसको हम लोग रूपांतरित सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रूपांतरित सेल भी बोलते हैं, रूपांतरित सेल भी बोलते हैं। तो तीन प्रकार के आपके सेल होते हैं। इसमें किसकी बात कर रहा है? तो कायांतरित सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो कायांतरित सेल की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक कायांतरित सेल नहीं है। नहीं है की बात किया भैया, तो ध्यान रखिएगा, सैंडस्टोन नहीं है, बाकी स्लेट, संगमरमर और क्वार्ट्जाइट, ये तीनों आपके किसके स्वरूप हैं? तो कायांतरित सेल के स्वरूप है, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये प्रैक्टिस सेशन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, ठीक है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चैनल पर अगर आप नए होंगे भी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जीके का जो और जीएस का जो आपका चल रहा है सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बताइए। इसका बहुत शानदार प्रश्न है भैया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, बात कर रहा है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये किस में है? तो असम में है, ठीक है भैया। किस में है? तो असम में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक आपका काजीरंगा है। क्या है? काजीरंगा अभ्यारण्य है। काजीरंगा यह किस में शामिल है भैया? तो विश्व धरोहर में शामिल है। किस में शामिल है? तो विश्व धरोहर में। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, एक सिंह
एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? तो काजीरंगा असम में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? तो काजीरंगा असम में मिलता है। किस अभ्यारण्य में? तो काजीरंगा में मिलता है। ये काजीरंगा कहाँ है भैया? तो असम में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका कान्हा किसली भी पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते भैया। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है मेटल, कस्ट, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। बताइए, चलिए बताइए भैया, बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकत्व, तो ध्यान रखिएगा भैया, चुंबकत्व की जो घटना होती है कहां से होती है? तो यह बाह्य कोर में होती है। कहां होती है भैया? तो यह बाह्य कोर में होती है, और ये आंतरिक कोर है, और ये ऊपर का बाह्य कोर है। तो ध्यान रखिएगा किस में होती है? तो सॉरी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, किस में होती है भैया? तो ध्यान रखिएगा, बाह्य कोर में होती है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बाह्य कोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक सेकेंड भैया, इसका एक सेकेंड। चलिए भैया सही है, पृथ्वी के बाद ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसके वजह से हमें थोड़ा समझना पड़ा इसको। ठीक है, तो बाह्य कोर राइट है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सी चला गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, बाह्य कोर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी और अमरावती उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी का सर्कुलेशन क्या है, किधर कृष्णा नदी बहती है? तो ये आपके भारत में बहती है, इधर आपका कृष्णा नदी बहती है। ठीक है, अब इस पर पूछ रहा है कि कौन सा बांध है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कृष्णा नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसमें क्या पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस पर कौन सा बांध है? तो इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती ना, तो उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है ना? यस राइट, कृष्णा नदी पर कौन स्थित है? ठीक है, चलिए तो ठीक है भैया, नागार्जुन होगा यहाँ पे, क्षमा चाहेंगे। ठीक है, हमने उत्तर यहाँ पे दे दिया है, क्या होगा? चलिए नागार्जुन होगा। ठीक है, नागार्जुन होगा और अलमाटी बांध होगा। कौन होगा? तो अलमाटी बांध होगा। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन और अलमाटी बांध होगा। ए सही हो जाएगा आपका, केवल ए, मतलब केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। क्या होगा? जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहेंगे। लेकिन नागार्जुन और अलमाटी बांध होगा भी आपका, केवल 1 और 3 सही होगा। कृष्णा नदी पर ये जो बांध है किस पर है? तो कृष्णा नदी पर है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिया नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि निम्न में से किसकी धीमा रैखिक, ठीक है, सीमा होगा भैया यहाँ पे। ठीक है, क्षमा चाहेंगे मिस्टेक है, सीमा होगा। सीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो रैखिक संवेग की बीमा होती है वो किसके समान होती है? तो आवेग के समान होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवेग के समान होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करा एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? आवृत्ति, आयाम, तरंग वेग और कालांतर। बताइए किसके बराबर होती है भैया? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका तरंग वेग के बराबर होती है। एनसीईआरटी से प्रश्न उठाए गए, टोटल एनसीईआरटी से उठाए गए, 6 to 8 की क्लास से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करा कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर, क्षमा चाहेंगे भैया 19th एनसीईआरटी से लिया गया, क्षमा चाहेंगे, वो बाय द वे बोल दिए हैं। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट है आपका, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, यहाँ पे रखाते दे दिया है, रखते हुए
व्यक्ति यदि अधिक लैब को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे घटता होगा भैया, क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो बहुत शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घटता है, क्या होगा भैया, तो घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है। CH4 C2H4 C3 बी ऑप्शन CH3OH व CH3CHO, फिर सी ऑप्शन HCHO व CH3CHO, फिर डी ऑप्शन C2H2OH व CH3OH3। राइट आंसर इसका क्या होगा, चलिए बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा HCHO और CH3CHO। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह सजाती है भैया, यह क्या है, तो सजाती है। यह भी एनसीईआरटी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है करा कि रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। परमाणु केंद्रक की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ध्यान रखिएगा यह परमाणु केंद्रक की होती, क्या होती है भैया, परमाणु केंद्रक की होती है, परमाणु केंद्रक की। पूरी टोटली एनसीईआरटी समान विज्ञान से लिया गया है। करण निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। इस सेशन का सबसे खतरनाक प्रश्न यही है, क्या होगा भैया, तो पोटेशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है करा कि पॉलीक्रोलोनाइट्राइल, ठीक है, का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है। और लोन, एक्रिलेन, डेक्रेन, मेलामाइन, बैकेलाइट। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसको और लोन बोलते हैं, एक्रिलेन बोलते हैं। कह रहा है कि फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फुफ्फुस आवरण को नम तथा चिकना बनाना, फुफ्फुस आवरण को पर्ण-मुक्त बना रखना, फेफड़ों की सुरक्षा करना, यकृत की सुरक्षा करना। बहुत ही शानदार सेशन और इसका जवाब हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, फेफड़ों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न है करा उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती। देखिए ध्यान रखिएगा, उपास्थि किस में नहीं पाई जाती है, नहीं की बात किया है, नाक, कान, वृक्क या कंठ किस में नहीं पाई जाती है, चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती, किस में नहीं पाई जाती भैया, तो वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है करा कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। हार्मोन्स का प्रभाव, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा लैंगिक जनन हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, तो लैंगिक जनन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है कांड्रीन, ओशिन, कार्टिलेजिन, ओशिन। ये भी सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है भैया, तो ध्यान रखिएगा कांड्रीन हो जाएगा, कांड्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांड्रीन हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, इस सेशन का लास्ट। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। फेफड़ा, त्वचा, यकृत, हेपेटोपेनक्रियाज। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार सेशन आज का रहा और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हेपेटोपेनक्रियाज हो जाएगा। तो ये था सेशन भैया। नेक्स्ट सेशन जुड़ने के लिए आप हमसे जरूर मिलिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, यह सेशन जरूर देखिएगा। टोटली प्रश्न हमने एनसीईआरटी बेस्ड उठाए थे। थैंक यू सो मच।